नमस्कार। आज तारीख है 21 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये गहन विश्लेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, मतलब भारत ईरान इजराइल युद्ध के बीच अपनी विदेश नीति और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे संतुलित कर रहा है। उसके बाद हम सीधे जमीन पर आएंगे और समझेंगे उन प्रवासी महिलाओं का संकट जो आंध्र प्रदेश के कोनासीमा से खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश में जाती हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सही कहा। फिर तीसरा मुद्दा होगा विकास बनाम पर्यावरण का, जिसमें हम ग्रेट निकोबार और गोवा में जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बीच जो टकराव है उस पर रोशनी डालेंगे। और अंत में सामाजिक न्याय की एक सकारात्मक खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो गोद लेने वाली माओं को समान मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का अधिकार देता है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पुरानी और इंटरेस्टिंग बात से। आजादी से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने एक ऐसी बात लिखी जो आज भी विदेश नीति की सबसे कड़वा सच्चाई है। उन्होंने कहा था कि विदेश नीति मूल रूप से स्वार्थी यानी सेल्फिश होती है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है ना? मतलब विदेश नीति एक शतरंज के खेल की तरह लगती है, जहां सिद्धांतों से ज्यादा इस बात पर ध्यान होता है कि भाई जीतने वाले पक्ष में कैसे रहा जाए। हाल ही में भारत के रुख को लेकर काफी आलोचना हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 फरवरी 2026 को इजराइल के दौरे पर जाते हैं और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर भारत की तरफ से कोई शोक व्यक्त नहीं किया जाता, जबकि ईरान तो हमारा एक पुराना सिविलाइजेशनल फ्रेंड रहा है ना। देखिए, जब विदेश नीति को हम भावनाओं या पुरानी दोस्ती के चश्मे से देखते हैं ना, तो ये कदम थोड़े अजीब जरूर लगते हैं। लेकिन पूर्व राजनयिक चिन्मया आर घरेखन का जो विश्लेषण है वो इस पर बहुत स्पष्ट रोशनी डालता है। उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका मानना है कि किसी भी सरकार की विदेश नीति उसकी विचारधारा या पुराने रिश्तों से ऊपर होती है। विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य होता है नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित। जो नेहरू जी ने आइंस्टाइन को लिखा था वो इस बात का प्रमाण है कि नैतिकता और कूटनीति अक्सर दो अलग रास्ते होते हैं। बिल्कुल। जब देश के हित की बात आती है तो पुराने दोस्तों को दरकिनार करके नए और ज्यादा फायदेमंद दोस्तों का हाथ थामना एक कूटनीतिक मजबूरी बन जाती है। इसे ही आज की भाषा में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस ईरान इजराइल मुद्दे में भारत का ठोस फायदा कहाँ छिपा है? मतलब एक तरफ ईरान है जिसने अभी हाल ही में भारत आने वाले ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते बिना किसी रुकावट के निकलने दिया, जबकि वहां इतना भारी तनाव था। हाँ, ये बात तो है। इसके बावजूद भारत ने औपचारिक शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। ये तो प्रैग्मेटिज्म से ज्यादा एक तरफा रुख लगता है मुझे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए भावनाओं को थोड़ा साइड रखकर सिर्फ आर्थिक और सुरक्षा के आंकड़ों पर गौर करना होगा। आज गल्फ कंट्रीज में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। 1 करोड़? बाप रे! हाँ, और ये लोग हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा यानी रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ है। दूसरी तरफ अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। राइट। भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और आधुनिक तकनीक के लिए अमेरिका की सख्त जरूरत है। तो सरकार ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस क्षेत्रीय टकराव में इजरायली अमेरिकी गठबंधन ही भारी पड़ने वाला है। अच्छा, तो मतलब लॉन्ग टर्म फायदा देखा जा रहा है। बिल्कुल। ईरान ने ऑयल टैंकर्स को निकालने दिए, ये उनकी कूटनीतिक शालीनता जरूर थी, लेकिन आखिर में भारत को उस विश्व शक्ति के साथ खड़ा होना है जो उसके आर्थिक और सुरक्षा हितों को लंबा फायदा पहुंचाए। घोरकन ये जरूर मानते हैं कि इजराइल दौरे की टाइमिंग थोड़ी गलत थी। हाँ, क्योंकि सभी जानते थे कि ईरान पर हमला होने ही वाला है। एग्जैक्टली। फिर भी ये रुख दिखाता है कि ऑटोनॉमी का मतलब सबको खुश रखना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखना है। सही कहा। लेकिन स्वायत्तता छीनने और बचाने का ये जो खेल है, ये सिर्फ 7 समंदर पार नहीं चल रहा है। हमारे देश के भीतर भी स्थिति को ज्यादा अलग नहीं है। अभी आपने जिन 1 करोड़ भारतीयों का जिक्र किया जो गल्फ में काम कर रहे जी, हैं, जिनकी वजह से अरबों डॉलर मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्हीं लोगों के साथ जमीन पर हकीकत में क्या हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब एक देश अपने नागरिकों के लिए इतनी बड़ी कूटनीति खेल रहा है, तब सिस्टम के अंदर बैठे अनाधिकृत एजेंट
कैसे उन्हीं नागरिकों का सौदा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये बहुत ही दर्दनाक पहलू है इस पूरी कहानी का। है ना? आंध्र प्रदेश के कोनासीमा की 2 बहनें हैं, कमला और राजी। उनकी कहानी इसकी एक कड़वा सच्चाई है। इन दोनों को एक एजेंट ने मस्कट में हाउसमेट बनने का वादा करके भेजा था। उन्हें लगा कि एक बेहतर जिंदगी बनेगी, लेकिन वहां इनके साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। देखिए, ये जो 2 बहनों की कहानी है ना, ये सिर्फ 2 लोगों के शोषण की कहानी नहीं है। ये एक पूरे कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के फेल होने की कहानी है। अगर आप केसीएम यानी कुनासीमा सेंटर फॉर माइग्रेशन के आंकड़ों पर गौर करें, तो दिसंबर 2025 तक अकेले इस एक जिला से लगभग 15,000 बेरोजगार लोग खाड़ी देशों में गए। 15,000 लोग सिर्फ एक जिला से? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 70% महिलाएं हैं। जब हम इनकी जमीनी हकीकत देखते हैं तो कूटनीतिक जीत बहुत खोखली लगने लगती है। 70% महिलाएं, और इनके साथ वहां किस तरह का शोषण होता है ये भी बताना जरूरी है। कमला दी कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे उन्हें वहां ले जाकर पूरी तरह से अकेला कर दिया जाता है। जब वो बीमार पड़ी और उसने आराम मांगा तो उसके एम्प्लॉयर ने यानी उसके स्पॉन्सर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसका इंटरनेट कनेक्शन तक काट दिया गया ताकि वो अपने परिवार से कोई संपर्क ना कर सके। ये तो पूरी तरह से मानवाधिकार का हनन है। वही तो। और जब उसने वापस अपने देश लौटने के लिए अपना ही पासपोर्ट मांगा तो जो सच उसके सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। सच ये था कि उसके एजेंट ने उसे उस स्पॉन्सर को करीब 1.5 लाख रुपए के कमीशन के बदले एक तरह से बेच दिया था। बाप रे, 1.5 लाख का कमीशन? हाँ, और इसे वहां की भाषा में कफाला या स्पॉन्सर सिस्टम कहते हैं। इसमें मजदूर की पूरी आजादी उसके मालिक के हाथ में होती है। उसको अपना ही पासपोर्ट वापस लेने के लिए मालिक को पैसे चुकाने पड़े, यानी अपनी ही आजादी खरीदनी पड़ी। ये तो सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा हो गया। बिल्कुल वैसा ही है। ये इन अनऑथराइज्ड एजेंट्स का एक पक्का तरीका बन चुका है। महिलाओं को झूठे वादे करके ले जाते हैं और वहां एक कीमती सामान की तरह कमीशन पर दे देते हैं। कोनासीमा में ऐसे 160 से ज्यादा एजेंट खुलेआम घूम रहे हैं। 160? पर एक बात समझ नहीं आती, केसीएम ने हाल ही में 78 पीड़ित महिलाओं को वापस स्वदेश लाया है। सरकार के पास एक औपचारिक और सुरक्षित रास्ता भी तो है, OMCAP और ई-माइग्रेट पोर्टल, जिसके जरिए बाहर जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो फिर ये लोग इन कानूनी रास्तों को छोड़कर एजेंट्स के जाल में क्यों फंसते हैं? सरकार इन एजेंट्स को बान क्यों नहीं कर देती? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक मजबूरी और जागरूकता की कमी। OMCAP और ई-माइग्रेट पोर्टल एक सुरक्षित रास्ता जरूर है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इसमें ढेर सारे कानूनी दस्तावेज पूरे करने होते हैं। अच्छा, तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, गरीबी और जल्द से जल्द पैसा कमाने की जरूरत इन लोगों को छोटे और गैर कानूनी रास्तों की तरफ धकेलती है। ये एजेंट्स गांव-गांव घूमकर बड़ी आसानी से इन्हें सपने बेचाते हैं। और रही बात बैन करने की, तो ये एजेंट्स किसी एक नाम या दफ्तर से नहीं चलते। वो असंगठित तरीके से काम करते हैं। एग्जैक्टली। ये एक असंगठित नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जिसे पकड़ना और पूरी तरह खत्म करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही विरोधाभास है। एक तरफ देश स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है और दूसरी तरफ देश की महिलाओं के पास अपनी जिंदगी और अपने पासपोर्ट तक की ऑटोनॉमी नहीं बचती। बहुत ही सटीक बात कही आपने। पर चलिए, स्वायत्तता छीनने का ये खेल सिर्फ 7 समुंदर पार नहीं है। हमारे देश के भीतर भी जब विकास का पहिया घूमता है तो सबसे पहली जमीन और उस पर रहने वालों की स्वायत्तता ही कुचली जाती है। लेकिन इस मुद्दे में एक ऐसी हैरतअंगेज स्थिति सामने आई है जो इंसानी फितरत पर कई सवाल खड़े करती है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार और गोवा की। यहाँ लोग अपने हक के लिए लड़ तो रहे हैं, पर वहीं लोग दूसरों के अधिकार छीनने में सिस्टम का साथ भी दे रहे हैं। ग्रेट निकोबार का मामला सच में इस बात का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। वहाँ एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट बनने वाले हैं। राइट। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वहां रहने वाले लगभग 300 एक्स सर्विसमैन परिवार, जिन्हें 1969 और 1975 के बीच वहां बसाया गया था, वो भारी विरोध कर रहे हैं। विरोध तो जायज लगता है ना। कोई भी अपनी जमीन बिना सही दाम के क्यों देगा? मैंने पढ़ा कि उन्हें अपनी जमीन के लिए मात्र 113 से 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि वही अंडमान में टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए यही रेट 11,000 से लेकर 20,000 रुपए तक है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, उनकी मांग आर्थिक रूप से पूरी तरह जायज है, लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब यही सेटलर कम्युनिटी अपने हक की आवाज तो उठाती है, पर उसी प्रोजेक्ट के लिए
वहां के मूल निवासियों यानी शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों की 84 स्क्वायर किलोमीटर की रिजर्व जमीन छीनने में प्रशासन का पूरा साथ देती है। वेट रियली? वो खुद सिस्टम के शिकार हैं पर हाँ, यही तो विरोधाभास है। शोम्पेन एक पीवीटीजी है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी जनजाति है जो बाहरी दुनिया से इतनी कटी हुई है कि उन्हें पैसे, कानून, अधिग्रहण या मुआवजे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उनका अस्तित्व सिर्फ वो घना जंगल है। यानी ये वही बात हुई कि मेरी जमीन के लिए मुझे पूरा पैसा चाहिए, लेकिन जंगल और इन आदिवासियों की जमीन आप प्रोजेक्ट के लिए मुफ्त में ले लीजिए। ये एक अजीब मनोवैज्ञानिक सच है जहां एक व्यक्ति खुद शिकार है पर वो अपने से कमजोर वर्ग का शोषण करने में दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। सही कहा। यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी एफआरए का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। कानून कहता है कि आदिवासियों की जमीन बिना उनकी सहमति के नहीं ली जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के नाम पर उनके अधिकारों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। और जो सेटलर्स हैं वो इस अनदेखी में साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। और ठीक यही टकराव हम देश के दूसरे कोने गोवा में भी देख रहे हैं। हाँ, अब गोवा की सुंदरता और वहाँ की जमीन के साथ भी एक नए कानून ने भारी छेड़छाड़ शुरू कर दी है। मैंने सुना है गोवा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट एक्ट का जो सेक्शन 39A है, उसने पूरे इको सेंसिटिव जोन्स को खतरे में डाल दिया है। सेक्शन 39A का सबसे खतरनाक हिस्सा इसका काम करने का तरीका है। पहले क्या होता था कि किसी भी जमीन का जोन बदलने के लिए यानी किसी खेत या जंगल को सेटलमेंट क्षेत्र में बदलने के लिए ग्राम सभा यानी स्थानीय गांव वालों की सहमति लेनी पड़ती थी। अच्छा, तो एक कानूनी फिल्टर था पहले। हाँ, पर इस नए कानून ने उस फिल्टर को ही पूरी तरह हटा दिया। अच्छा। अब एक बड़ा बिल्डर या जमीन मालिक सीधे मंत्रालय में एप्लीकेशन देकर किसी भी इको सेंसिटिव जोन को सेटलमेंट घोषित करवा सकता है। गांव वालों को तब पता चलता है जब वहां सीधे जेसीबी मशीन पहुंच जाती है और पेड़ कटने लगते हैं। बाप रे! इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे गोवा में 68 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को सेटलमेंट एरिया बनाने के आवेदन आ चुके हैं। 68 लाख स्क्वायर मीटर, ये इतना बड़ा पैमाना है कि गोवा का पूरा पर्यावरण ही बदल जाएगा। और इसके खिलाफ जमीन पर भारी विरोध होना ही था। पालेम, एला और कैंडोलिम जैसे गांव में लोग सड़कों पर उतर आए। हाँ, पालेम में तो गांव वालों ने सीधा नारा दिया है, अमचिम ऊदक अमका जाए, यानी हमारा पानी हमें चाहिए। उन्हें डर है कि इस कॉन्क्रीटाइजेशन से उनका पानी और पूरा इकोसिस्टम सूख जाएगा। और इस विरोध को दबाने का तरीका देखिए, वही पुराना है। लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनलॉफुल असेंबली के केसेस बनाए गए हैं। चाहे वो ग्रेट निकोबार हो या गोवा, जब बड़े पैमाने के कमर्शियल एजेंडाज की बात आती है तो लोकल कम्युनिटी और पर्यावरण सिर्फ शतरंज के मोहरे बनकर रह जाते हैं। सही कहा आपने। सिस्टम, जमीन और कानून की इतनी जटिल बातों के बाद अब आइए रुख करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो वाकई उम्मीद जगाती है। ये एक बेहद सकारात्मक कदम है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एक परिवार सिर्फ बायोलॉजी यानी खून के रिश्ते से बनता है या बॉन्ड यानी भावनात्मक जुड़ाव से? ये बहुत प्यारा सवाल है और इसका जवाब बॉन्ड ही होना चाहिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पितृसत्तात्मक सोच को एक कड़ी चुनौती दी है। हाँ, ये फैसला वाकई में एक ऐतिहासिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन ने ये साफ फैसला सुनाया है कि गोद लेने वाली माओं को यानी अडॉप्टिव मदर्स को भी 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव का पूरा अधिकार है। लेकिन एक सेकंड, मैटरनिटी लीव तो पहले भी कानून का हिस्सा थी ना, तो क्या गोद लेने वाली माओं के लिए पहले कानून अलग था? हाँ, पहले कानून में एक बहुत बड़ी खामी थी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मैटरनिटी लीव सिर्फ उन्हीं अडॉप्टिव मदर्स को मिलती थी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती थीं। 3 महीने से कम उम्र? पर भारत में अडॉप्शन का प्रोसेस तो कितना लंबा होता है। वही तो जमीनी हकीकत है। भारत में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, पेपर वर्क, बैकग्राउंड चेक इतना लंबा होता है कि ज्यादातर मामलों में बच्चे की उम्र प्रक्रिया पूरी होते होते 3 महीने से ज्यादा हो ही जाती है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली किसी को छुट्टी मिलती ही नहीं थी। एग्जैक्टली। किसी भी अडॉप्टिव माँ को ये छुट्टी मिली नहीं पाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बेतुकी कानूनी रोक को पूरी तरह से हटा दिया है। तो मैजिक और इंसानियत दोनों की जीत है। कोर्ट ने इसके पीछे जो तर्क दिया है वो अपने आप में समय से आगे की सोच दिखाता है। कोर्ट में इसे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी यानी प्रजनन स्वायत्तता के रूप में समझाया है। फैसले में बड़ी खूबसूरत बात कही गई कि परिवार का निर्माण सिर्फ बायोलॉजी से नहीं होता
बल्कि उस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल बॉन्ड से होता है। एक एडॉप्टिव मदर की भी ठीक वही जिम्मेदारियां होती हैं जो एक बायोलॉजिकल मदर की होती हैं। बिल्कुल, बच्चे को नए माहौल में ढलने के लिए माँ के समय की तो जरूरत होती ही है। इस मुद्दे की गहराई को समझते हुए मुझे नोबेल प्राइज विनर क्लॉडिया गोल्डन का रिसर्च ध्यान आता है। उनका शोध ठीक इसी दिशा में इशारा करता है। हाँ, क्लॉडिया गोल्डन का शोध इस मुद्दे के आर्थिक पहलू को उजागर करता है। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं और पुरुषों की सैलरी में जो जेंडर पे गैप आता है, वो करियर की शुरुआत में नहीं होता। वो अंतर ठीक पहले बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है, जिसे मदरहुड पेनल्टी भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चा पालने की पूरी औपचारिक जिम्मेवारी समाज और कानून ने अकेले महिलाओं के कंधों पर डाल दी है, जिससे उन्हें करियर ब्रेक लेना पड़ता है। तो क्या ये नया कानूनी फैसला उस गैप को कम करने में कोई ठोस मदद करेगा? हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मातृत्व अवकाश पर बात नहीं की है। कोर्ट ने सरकार को एक और अहम निर्देश दिया है। उन्होंने आग्रह किया है कि पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश को भी एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के रूप में कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। है ना? कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि पेरेंटिंग कोई अकेले करने वाला काम नहीं है, बल्कि ये एक जेंडर न्यूट्रल जिम्मेवारी होनी चाहिए। पैटर्निटी लीव आने से पुरुषों की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं पर से करियर का दबाव कम होगा। आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो एक शब्द जो बार बार घूम कर आता है वो है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। चाहे वो भारत की विदेश नीति के रणनीतिक स्वायत्तता हो, जहां देश का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रखा गया, या फिर गोवा और ग्रेट निकोबार के लोगों की अपनी जमीन और भविष्य तय करने की स्वायत्तता। हमने खाड़ी देशों में मजबूरी में गई महिलाओं के स्ट्रगल को भी देखा, जिनकी आज़ादी चंद रुपयों के लिए गिरवी रख दी गई। और अंत में एक माँ की प्रजनन स्वायत्तता, जिसे कानून ने सामाजिक मान्यता दी। देखिए, नीतियां हमेशा राष्ट्रीय हित के लिए तय होती हैं, लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक बेहद जरूरी सवाल पैदा होता है। विचार करने वाली बात यह है कि जब कोई देश वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तों पर जीने की वकालत करता है, तो क्या वो उसी शिद्दत से अपने ही भीतर मौजूद सबसे कमजोर वर्गों को अपनी जिंदगी और जमीन पर स्वायत्तता दे पा रहा है? बहुत गहरा सवाल है ये। चाहे वो ग्रेट निकोबार के शोम्पेन आदिवासी हों, जिनकी जमीन उनसे पूछे बिना ली जा रही है, या गोवा का वो आम गांव वाला जो अपने पानी को बचाने के लिए एफआईआर झेल रहा है, या फिर दूर किसी खाड़ी देश में रो रही एक आम भारतीय महिला। विकास की इस तेज दौड़ में जिन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है, क्या उनकी छीनी हुई आज़ादी की कीमत हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी बड़ी तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को ठहर कर मनन करने की जरूरत है जो समाज को समझना चाहता है। जमीन की कीमत तय करना आसान है, पर उस पर बसे जीवन की नहीं। एक आम इंसान की अपनी जिंदगी पर स्वायत्तता कहाँ खत्म होती है? इन सब के बीच का संतुलन ही आने वाले कल का सही भारत तय करेगा। श्रोताओं, इसी अहम विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। नए मुद्दों के साथ फिर चर्चा होगी। अलविदा। नमस्कार, आज तारीख है 21 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये गहन विश्लेषण। आज हमारे पास 4 बेहद अहम और आपस में जुड़े हुए मुद्दे